बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे और रूबा सेहत होंगे। कुछ रोज़ से आपके साथ हमारा राब्ता मुनक़ता रहा, जिसकी वजह मेरी तबीयत की नासाजी थी। अब शुक्र है अल्लाह ताला की और आपकी दुआओं से अब मेरी सेहत काफ़ी बेहतर है। उम्मीद करती हूँ कि अब हमारा ये सिलसिला दोबारा से शुरू होगा। तो चलते हैं अपने आज के उन्वान की तरफ, जो कि इंतहाई अहम और इस किताब के मेन थीम यानी खटक कबीले के बारे में है। कदीम कबीला खटक, जैसा कि आप जानते हैं, लुकमान खटक कोदे की दूसरी बीवी के बतन से था। उसके दूसरे भाई तोरी व जाजी कबाइल का जद आला खुगए, मिंगल्स वगैरह का मंगले और अफरीदियों का जद आला मनय था। लुकमान खटक के 3 बेटे पैदा हुए थे, जिनके नाम तोरमान, कुर्बान और बोलाग थे। कुर्बान लावल मर गया था। सारी खटक कौम इन्हीं 2 अशखास की औलाद से है। लुकमान खटक की अपने सवाने हयात से मुतल्लिक तो बस मौरखीन का इतना ही इल्म है कि वो खटक कबीले के जद आला था, और ये कि इसका करनाल कबीले के शजरे में कौन सा मकाम है। इसके अलावा इसके मुतालिक कहीं कोई ज़िक्र नहीं, सिवाय इसके कि उर्फ खटक के, जिसके मुतालिक मौरखीन ने अजीब व गरीब मफरूज़े गढ़े, जो लुकमान की अपनी तारीख से ज़्यादा दिलचस्प हैं। इसके उर्फ के मुतालिक तफसील और तनकीद का जिक्र आगे आएगा। इसकी औलाद के शजर हाय नसब को आखिर में अलग तफसील से दिखाएंगे। तोरमान और बोलाग के शजरों को अलग अलग करके लिखा गया है। सागरी, नंदरक, बंगी खैल, मरवत और मरवजी, खोरम वगैरह बोलाग की नस्ल से हैं, और अकोड़ा, बारक, नसरती, महमदी, यासीन खैल वगैरह तोरमान की नस्ल से हैं। कदीम मौरखीन और महक्कीकीन ने आज तक कदीम कबीला खटक की तारीख से मुतल्लिक जिन जिन वाक़यात और हालात को तलाश किया है, इन मौज़ूआत का मुख्तसर सवालनामा अगर बनाया जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा। सवाल नंबर 1, खटक कबीले के आबा व अजदाद कौन थे, कहाँ से और कब आए थे। नंबर 2, क्या ये कबीला कबल मसीह ज़माने में मौजूद था, अगर था तो कहाँ था। सवाल नंबर 3, अंदाज़न कितने हज़ार साल पहले इसकी तश्कील हुई होगी। नंबर 4, तारीख़ की रोशनी में पहली दफ़ा ये कबीला कहाँ नज़र आया था। नंबर 5, क्या इनका कदीम वतन कोय सलेमान और कोय शवाल की वादियाँ थी। नंबर 6, इन वादियों में तकरीबन कितना अरसा वो रिहाइश पजीर रहे। नंबर 7, कौन कौन से मुहक्किकीन ने इनका अपनी तवारीख़ी किताब में ज़िक्र किया है। नंबर 8, इसका कूच कब, क्यों और कैसे होता रहा। नंबर 9, खटक कबीले की कदीम और जदीद कितनी शाखें हैं और इनके नाम क्या क्या हैं। नंबर 10, कौन कौन से कबाइल इनके साथ इल्हाक हो गए थे। नंबर 11, इस कबीले की दौर जदीद में मुख्तसर तारीख़ कैसी है। और नंबर 12, कबीला तारीख़ खटक के शजरहाय नसब कैसे हैं। मज़कूरा बाला सवालात की रोशनी में इस कदीम कबीले की तारीख़ का जायज़ा लेते हैं। इस किताब का मौजू तो सागरी खटक कबीला है, लेकिन चूँकि सागरी खटक कबीला एक कदीम तरीन कबीला है, इसलिए बाअल्फाज दीगर खटक कबीले की तारीख़ हकीकत में सागरियों की तारीख़ है। खटक कबीला तारीख़ की रोशनी में पहली बार गज़नी यानी अफ़गानिस्तान में नज़र आया। तजस्सुस ज़हन रखने वाले क़ारीन के जहन में सवाल ये ज़रूर होगा कि वो गज़नी में कहाँ से आए थे। इसका मौरख़ ये जवाब देते हैं कि 4000 कबल मसीह आर्य कौम ने वस्त एशिया, सतह मरतफ़ा पामीर और दरियाए आमू के मनबा का इलाका से कूच किया था। कुछ हिंदुस्तान और कुछ ईरान की तरफ कूच कर गए थे। जो आर्या पीछे नजद या बाख्तर के इलाकों में रह गए थे, वो कोय हिंदुकश के पहाड़ों के अक्सर इलाकों पर काबिज़ हो गए थे। इस इलाके में रहने वाले बाख्तरी और आर्या कहलाने लगे थे। खटक कबीले का ताल्लुक़ इसी कौम से है। खटक कबीले की कदीम ज़ुबान और मकाम का पता लगाने के लिए इनके इलाकों के पहाड़ियों, वादियों, बरसाती नालों, पहाड़ी चोटियों और शहरों के नामों की वजह तस्मिया करना पड़ेगी, जिसके लिए खटक कबीले के नक्लो हरकत की मुकम्मल तारीख़ और इनके मस्कन के जोग्राफिया का इल्म ज़रूरी है। इसी मौजू पर इनके इलाकों में चंद मकामात के नामों के एक जैसे अल्फाज का जिक्र आगे किया जाता है, जो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि इसमें तहकीक के लिए मवाद भी मौजूद है। मुख्तलिफ़ तारीख़ी कुतुब का मुताला करने में चंद ऐसे अल्फाज बार बार नज़र आए जिनका तलफ़ुज़, शक्ल सूरत और बोलने में, आवाज़ वगैरह में यकसनियत है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अमूमन ये वो अल्फाज थे जो खटक कबीले के अफराद ने अपने इलाके के मकामात को नाम लेकर पुकारे थे। इस नुक्ते का तारीख़ी सबूत और पहलू ये है कि वो ज़माना कदीम से जिस इलाके में रहायश पजीर होते, वहाँ इनमें से चंद नामों का इस्तेमाल ज़रूर करते।
مورخین اس نظریے پر تقریباً سب متفق ہیں کہ ابتدا میں سارے پشتون قبائل دنیا کے اکثر دوسرے قبیلوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ چرگاہوں کی تلاش میں کوچ کرتے تھے۔ کوچ کرنے کے بعد نئے علاقوں میں چند نئے اور چند پرانے ناموں کو دوبارہ سے استعمال میں لاتے تھے۔ اس طرح دوسری جگہ سے تیسری جگہ کوچ کرنے پر اکثر پرانے نام دہراتے جاتے تھے۔ علاقے کی شکل و صورت، رنگ اور روغن وغیرہ کو دیکھ کر بھی نام رکھے جاتے تھے۔ مثلاً گول ٹیکری، لیو غار اور ٹیڑا نالا وغیرہ آج بھی ان کے علاقوں میں ایسے علاقائی نام ہیں جو دو مختلف مقامات آج تک بیک وقت ایک ہی نام سے پکارے جاتے ہیں۔ مثلاً چشمئی، نرڑا اور خوڑا وغیرہ کسی ایک نام کو طویل عرصے تک استعمال کرتے رہنے سے وہ اس نام سے اتنے مانوس ہو جاتے، بار بار دہرانے سے ان کو وہ نام اتنے پیارے لگتے کہ وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے مقامات پر بھی بحال رکھتے، اور اس طرح ان کے پہلے والے علاقے جن سے ان کو پیار اور محبت تھی ان کے پرانے ناموں کو رکھنے سے ان کی یادوں کو تازہ رکھتے تھے۔ ریوڑ بانی، گلا بانی کے پیشوں سے وابستہ رہ کر فطری طور پر انہیں چراگاہوں میں پہاڑ، ندی، نالے، چوٹیاں، جنگل، چشمے وغیرہ اچھے اور پیارے لگتے تھے۔ ناموں کے بار بار استعمال میں لانے سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ہر علاقے سے محبت کی، جو ایک قدرتی جذبہ ہے اور حیوان اور انسان ہر دور میں فطرتی طور پر اس میں موجود ہوتا ہے۔ خٹک قبیلہ جس علاقے میں رہائش پذیر رہا ہے، اس علاقے کے چند مقامات کے نام اور ان کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔ نمبر 1، نرڑا۔ دریائے سندھ کے مشرقی اور مغربی سمت ساغریوں کی سرزمین میں برساتی نالوں اور علاقوں کا نام ہے۔ دونوں نالے دریائے سندھ کے آمنے سامنے ہیں۔ نقشے میں دونوں برساتی نالوں کا ذکر اسی علاقے یعنی نرڑا کا ہے۔ دریائے سندھ کا مشرقی کنارہ جہاں سے نرڑا شروع ہوتا ہے، نرڑے کا صدر مقام موجودہ چھب ہے۔ نرڑا تورا بیرا جو کہ دریائے سندھ کا مشرقی کنارہ ہے سے شروع ہو کر گوا، لکڑما، چشمئی، عالم آباد، موچی کیڑی، دکنیر، ڈوک ندرک اور ڈوک عزیز تک مشتمل ہے، اور جنوب میں ہدو والی نکا اغوان اور نکا خرد کے پہاڑوں تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ سوترا، یہ اس وادی کا نام ہے جہاں خٹک قبیلہ وادی ٹوچی علاقہ بنو سے تاریخ کے ایک قدیم دور میں کوچ کر کے آیا تھا، اور یہاں پہلی دفعہ سب قبیلے نے اکٹھی سکونت اختیار کر لی تھی۔ آج کل یہ ضلع کرک کا علاقہ ہے جو خٹکوں کا علیحدہ اور واحد ضلع ہے۔ دوسرے اضلاع میں وہ دوسرے قبائل کے افراد کے ساتھ موجود ہیں۔ خوڑا، خوڑا پشتو میں پہاڑی ندی کو کہتے ہیں۔ خوڑا کوہاٹ کے نزدیک اس علاقے کا نام ہے جس میں لاچی اور ملک، کاربوغا، گنبٹ اور خوشحال گڑھ کے مشہور اور معروف قصبے آباد ہیں۔ عام طور پر اس علاقے کو سینی خوڑا کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہی نام خوڑا، اکوڑا، خٹک، نوشہرہ کے علاقے کو بھی خٹک قبیلے کے افراد نے دیا ہے۔ یہاں وہ جنوب سے شمالی سمت کوچ کر کے آباد ہوئے تھے۔ زمرہ، یہ ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں اگر ماہرین آثار قدیمہ کھدائی کریں تو شاید وہاں کی آبادی کی تاریخ ہزاروں سال تک پہنچ جائے۔ یہ علاقہ وادی سوترا کے جنوب سمت کالا باغ کے طرف درہ چچلی میں کسی ایک مقام پر واقع ہے۔ نمبر 5 پہ زیڑ، یہ علاقہ آدم خیل آفریدیوں کی شاخ جواکی کے نزدیک سے لے کر دریا سندھ تک ہے۔ یہ شمالی خوڑا سے جنوبی سندھ کا علاقہ ہے۔ زیڑ کا مشہور گاؤں شادی پور ہے جو دریا سندھ کے کنارے واقع ہے۔ برچین ڈوڈ، یہ شہر کوہاٹ سے جنوب مشرق کی طرف 9 میل کے فاصلے پر ایک مشہور قصبہ ہے۔ کسی زمانے میں یہاں ایک قلعہ تھا، ایک وقت مغلوں کے زیر اثر آ گیا تھا۔ خوشحال خان خٹک نے یہاں مغلوں اور ان کے طرفداروں کے خلاف لڑائی لڑی اور قلعے کو فتح کر لیا تھا۔ اس لڑائی کا ذکر نظم کی صورت میں اس کے دیوان میں ہے جس میں ساغری اور بنگی خیل دونوں قبائل کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 7 پہ اکوڑا، یہ وہ قصبہ ہے جس کا نام ملک اکوڑ خان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ تاریخ خٹک میں ملک اکوڑ کی شخصیت کی چاپ بڑی گہری ہے۔ کسی زمانے میں جب وہ جنوب کے خٹکوں کے علاقے میں تھا تو ساغریوں، بنگی خیل اور ندرکوں کی مدد سے اس نے شکر درہ اور ندرکہ کے موضوعات کو فتح کیا تھا۔ لیوغر، لفظی ترجمہ یعنی بیڑیوں کا پہاڑ، یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، ایک بارانی ندی اور انگریزوں کے وقت کے بنائے ہوئے حلقے کا نام ہے۔ کابل کے جنوب میں ایک جگہ کا نام لوہغر ہے جس کو کثرت استعمال کی وجہ سے لوہغر بھی کہتے ہیں۔ یہ نام لیوغر سے مشابہ ہے۔ مشرقی اور مغربی ساغریوں کے علاقوں میں یہ لفظ عام طور پر سننے میں آتا ہے۔
लोग अफ़गानिस्तान में उर्मड़ों की कदीम रिहाइश गए थी। अफ़गानिस्तान और खटकों के इलाकों में एक नाम के दो जगहों में मौजूदगी उर्मड़ों और खटकों का एक दूसरे से किसी न किसी किस्म का ताल्लुक, क्योंकि बाज़ लोग खटक को अरमड़ का तबन्ना और दामाद और बाज़ भतीजा समझते हैं। ज़िला पेशावर में इनकी एक दूसरे के पास पास आबादियाँ इस तरफ रहनुमाई करते हैं कि इब्तदा में कुछ खटक भी उर्मड़ कबीले के साथ लोग घर में बसते थे, जहाँ से खटक वादी शवाल यानी शुमाली वज़ीरिस्तान और अरमर कानूनी गरम चले गए थे। बनो चश्मई, बन्नू के इलाका में एक मकाम का नाम चश्मई था, जहाँ खटक गलाबानी करते थे। ये नाम मशरक़ी और मगरबी सागरियों के इलाकों में आम सुनने में आता है। नंबर 10, करक। खटकों का ज़िला जो ज़माना करीब में तहसील से ज़िला बनाया गया है, ये नाम भी शेर गज़नी के करब जवार में मौजूद है। मज़कूरा बाला अक्सर अल्फाज पश्तो में मानी निकाले जा सकते हैं, जैसे लियो गार बेड़ियों का पहाड़, खोड़ा पहाड़ी, नदी, डूड पूल की कली, जीड़ जर्द रंग का वगैरह। जिसको जिस तरह जिस रंग ढंग से कोई शय नज़र आई, उसने इसका नाम अपनी समझ और फहम के मुताबिक रखा, जो बार बार बोलने के बाद मशहूर हुआ। सागरियों के अक्सर पहाड़ी इलाकों के नाम हैं, जिनको वहाँ के रहने वाले अमूमन जानते हैं। ये नाम आमतौर पर आखिर में हे से ख़त्म होते हैं। इनके बोलने की आवाज़ में हमांगी और यकसनियत पाई जाती है। ज़ुबान के मसलों की पेचीदगियों को हल करना तो माहिरीन लिसानियात का काम है, लेकिन अगर इन अल्फाज और इसी किस्म के कई दूसरे अल्फाज का ज़ख़ीरा इकट्ठा करके इन पर तहक़ीक़ की जाए तो ज़रूर कदीमी तारीख़ के कुछ हिस्सों से पर्दा हट जाएगा, और इस तरह मौजूदा इलाकों से पीछे हटते हटते शायद उस मकाम तक पहुँचा जा सके जहाँ इनके जद्दे आला ने जन्म लिया था, जहाँ इस कबीले की तश्कील हुई थी। पहली बार उसने वहाँ से कूच किया था, और ये कूच किन किन इलाकों के दरमियान होता रहा। ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पश्तूनों के कदीम कबीला खटक के बारे में काफ़ी सारी मालूमात हासिल हुई होंगी। अब आखिर में किताब के सोने रकवाल में से कौल आपके साथ शेयर करूँगी कि बदकिस्मत है वो कौम जिसकी कोई तारीख़ नहीं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखें, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।